Hello friends, welcome to my channel, My Notebook by Priyanka Kalra. So welcome to the class 5. We have successfully completed the 4 classes for the subject DBMS. ठीक है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम अपने UGC नेट के 30 डेज क्रैश कोर्स में स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा डिजिटल लॉजिक. ठीक है, डिजिटल लॉजिक में हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में कॉन्सेप्ट्स नहीं कवर कर रहे हैं. हम पहले स्टार्ट करेंगे बूलियन फंक्शंस एंड उससे रिलेटेड बूलियन अलजेब्रा और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करेंगे क्योंकि ये टॉपिक इजी है और पेपर में हमेशा ही आता है. तो बेटर है पहले हम इसको कवर कर लें और इसके क्वेश्चंस जो हैं उसके टाइप देख लें. ठीक है, बाकी डिजिटल लॉजिक में मैं आपके सामने कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ जो हम कवर करने वाले हैं. बूलियन फंक्शंस, बूलियन अलजेब्रा, फिर उसके बाद लॉजिक गेट्स और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो, एंड देन नंबर सिस्टम. क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, मतलब तीनों से आएंगे, ऐसा नहीं है कि किसी एक में से आएंगे. नंबर सिस्टम से भी आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेगा, लॉजिक गेट से भी मिलेगा, लॉजिक गेट से रिलेटेड जो उसके फर्दर क्वेश्चंस बनते हैं, और बूलियन फंक्शंस और बूलियन अलजेब्रा की लॉज जो होती हैं उनको यूज़ करके तो हमेशा क्वेश्चन मिलता ही है पेपर में. तो ये तीनों टॉपिक्स जो हैं आपके डिजिटल लॉजिक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिजिटल लॉजिक. तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ एक्चुअली में डिजिटल लॉजिक क्या चीज़ है. तो इट इज़ अ बाइनरी डिजिटल सिस्टम, मतलब कि अगर हम कोई भी अपने रियल वर्ल्ड में जो कोई भी अगर हम सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो वो बेसिक फॉर्म लेगा डिजिटल. ठीक है, डिजिटल मतलब नंबर्स की फॉर्म में. ठीक है, बाइनरी डिजिटल सिस्टम हम क्या बात कर रहे हैं, जहाँ पर दो नंबर्स यूज़ होते हैं, दो डिजिट्स यूज़ होते हैं, 0 एंड 1. तो बेसिकली पूरा डिजिटल लॉजिक जो है हमारा 0 और 1 पे डिज़ाइंड है. ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करना हो तो उसका जो बहुत बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है एक ट्रुथ टेबल. ये चीज़ें आपने देखी होंगी डिजिटल लॉजिक में जब आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा. तो ट्रुथ टेबल इज़ द बेसिक रिप्रेजेंटेशन विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल इनपुट्स, कि कोई भी जो भी हमें सिस्टम डिज़ाइन करना है उसमें जितनी भी पॉसिबल इनपुट्स हो सकती हैं वो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन एक होता है ट्रुथ टेबल. तो आपके सामने यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में किसी भी बाइनरी डिजिटल सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया है कि यहाँ पर हम लोग उसमें ऑल पॉसिबल इनपुट्स को फेड करेंगे एक तरफ से सिस्टम में. ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है, मतलब जो भी हम इसमें प्रोसेसिंग करेंगे, एंड देन इट इज़ द आउटपुट. तो आउटपुट को हम बेसिकली, आउटपुट फंक्शन है ये, आउटपुट को बेसिकली हम एफ से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये सिंपल एक आपको एक बैकग्राउंड देने के लिए कि डिजिटल लॉजिक हम क्या करते हैं, उसमें हम पढ़ते क्यों हैं. राइट नाउ अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. कोई भी सिंपल मैंने डिजिटल सिस्टम यहाँ पर डिज़ाइन किया है, मतलब रैंडम है ये. मेरे पास 3 इनपुट्स हैं, एक्स, वाई एंड जेड. ये सब आपको मैं बता रही हूँ हम लोग को कि एक बूलियन फंक्शन किस तरह से बनता है उसका बैकग्राउंड दे रही हूँ. ठीक है, तो चलिए एक्स वाई जेड हमारी 3 इनपुट्स हैं. ये हमारा आपको पता है कि सेट ऑफ इनपुट होते हैं बाइनरी, ये तो आपको मालूम होगा. 0 0 0 0 0 1 इस तरह से हम सीरीज चलाते हैं. तो 8 पॉसिबल ये इनपुट्स ले लिए हमने. देन उसका कोई भी एक फंक्शन डिज़ाइन कर लिया. ये रैंडम है, ये आउटपुट जो है फिक्स नहीं है, आप कोई भी अपने तरफ से भी ले सकते हो. तो मेरा यहाँ पर मेन जो मतलब है बताने का कि एक सेट ऑफ इनपुट पर कुछ आउटपुट रहेगी उस फंक्शन की. ठीक है, तो अब इस पूरे सिस्टम के लिए हमें क्या करना है, एक फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन की वैल्यू, एफ की वैल्यू हमें यहाँ पर डिसाइड करनी है. राइट, अब वो 2 तरह से हो सकती है क्योंकि ये फंक्शन 2 पॉसिबल इनपुट्स को, आउटपुट्स को जनरेट कर रहा है, या तो वो 0 है या 1 है. ठीक है, क्योंकि दोनों ही हैं डिजिट्स, तो हम 2 तरह से इस पूरे फंक्शन को, पूरे सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं. एक ऐसा सिस्टम जो 1 आउटपुट जनरेट कर रहा है और एक ऐसा सिस्टम जो 0 आउटपुट जनरेट कर रहा है. ठीक है, तो 1 आउटपुट के लिए हम किस तरह से करेंगे और 0 आउटपुट के लिए हम किस तरह से करेंगे देखते हैं. चलिए, अब f को अगर मैं इस तरह से लिख देती हूँ कि कुछ रैंडम चीज़ ब्रैकेट में ले ली मैंने और उन सब चीज़ों को मैंने प्लस से ऐड कर दिया. तो प्लस क्या डिनोट करते हैं हमारे डिजिटल लॉजिक में, और गेट हम बताएंगे. और गेट बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बस ट्रूथ टेबल बता देती हूँ. और गेट की क्या होती है कि अगर हमारे यहाँ पर 4 इनपुट्स हैं और गेट की,
तो और गेट का आपने अभी के लिए यही मतलब समझना है कि अगर दोनों इनपुट्स में से कोई भी एक इनपुट 1 है तो हमारा आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो कोई भी एक इनपुट 1 होनी चाहिए, तभी कि हमारा पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो 1 हो जाएगा, मतलब कि आउटपुट 1 हो जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर, क्योंकि हम 1 आउटपुट के लिए सबसे पहले हम, क्योंकि मैंने देखा बाइनरी सिस्टम जो है वो 2 आउटपुट्स जनरेट कर रहा है, या तो 1 या 0। तो सबसे पहले हम ये वाला जो f है स्टार्टिंग में, उसके लिए हम ये 1 वाले के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हमें फाइनल जो आउटपुट है वो 1 चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे और ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं कि इन ब्रैकेट्स में से अगर कोई भी एक 1 होगा तो पूरा का पूरा सिस्टम मेरा आउटपुट देगा 1। ठीक है, यही लिखा हुआ है वाई वी यूज़ और, बिकॉज इफ 1 टर्म इज़ 1 देन द रिजल्ट विल बी 1। ठीक है, अब देखो, अब एक्चुअली में ये जो f है ये बना हुआ है x y z के कॉम्बिनेशन से, या तो x0 y0 या z0। यहाँ पर 1 क्या कर रहा है, x और z की वैल्यू 0 है और y 1 है। तो बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं कि ये सब x y z के ही कॉम्बिनेशंस हैं, ये चारों टर्म्स, क्योंकि 4 1s हैं यहाँ पर, 1 1 1 1, 4 1s हैं, तो 4 ही टर्म्स आएंगी, 4 ही ब्रैकेट्स आएंगे, 1 1 1 1, और चारों ही x y z के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो जब हम 1 के लिए डिज़ाइन करते हैं सिस्टम, तो हमारा जो 0 की वैल्यू होती, किसी भी यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स लिए गए हैं इसमें से 0 वाली चीज़ को हम लोग कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल से डिनोट करते हैं और 1 वाली चीज़ को अनकॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो अगर मान लो मेरी x की वैल्यू 0 है तो मैं लिखूंगी x कॉम्प्लीमेंट, और x की वैल्यू अगर 1 है तो मैं लिखूंगी सिंपल x। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है मेरी वो फर्स्ट वाले 1 को डिनोट करेगी। तो देखते हैं, फर्स्ट वाला 1 यहाँ पर है और यहाँ पे तीनों ही मेरे 0 हैं, x y z। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकेंड वाला x y, जो सेकेंड वाला 1 है वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर y की वैल्यू 1 है और x और z 0 0 हैं। तो चलिए, y की वैल्यू 1 है और x और z 0 0 हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने फाइनल अपना फंक्शन डिज़ाइन कर लिया, ये वाला। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको आती भी होंगी, लेकिन इनके बैकग्राउंड थ्योरी क्या है ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब ये जो सिंपल 1 1 सिंगल टर्म आई हैं इनको हम बोलते हैं मिन टर्म्स। ठीक है, और अब हम इनका सम कर रहे हैं, इन मिन टर्म्स का सम कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, होल फंक्शन इज कॉल्ड द सम ऑफ मिन टर्म्स। एंड इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल एम जे। ठीक है, जे क्या है यहाँ पर, डेसिमल इक्विवेलेंट होगा। क्यों, क्योंकि 0 0 0 जो है ये, क्योंकि ये मतलब तीनों कॉम्प्लीमेंटेड है, तो इसका मतलब ये 0 0 0 है, ये है 0 1 0, ये है 0 1 1 और ये है 1 0 1। तो इनके कुछ डेसिमल इक्विवेलेंट भी हैं, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे, ये m0 m2 m3 m5। ये आपको पता होनी चाहिए कि डेसिमल और बाइनरी इतना, मतलब इतना तक तो पता होना चाहिए, याद ही कर लेना ये कि 0 से 15 तक तो क्या इनके बाइनरी इक्विवेलेंट होते हैं। ये नंबर सिस्टम में हम सीखेंगे ज़रूर, बट 0 to 15 आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट जो है वो ये हो जाएगा। और हम इस फंक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा, और जितने भी ये डेसिमल वाले नंबर हैं इन सबको कॉमा में लिख देंगे। तो फाइनली हमारा ये जो फंक्शन है, ये एक फॉर्म ये रिप्रेजेंटेशन है, दूसरी फॉर्म ये रिप्रेजेंटेशन है, तीसरी फॉर्म ये रिप्रेजेंटेशन है। तो ये एग्जाम में आ सकती हैं तीनों की तीनों रिप्रेजेंटेशन किसी भी फॉर्म में। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूं कि ये सम ऑफ मिन टर्म्स बोल रहे हैं, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट आपने सोप फॉर्म पढ़ी होगी, है ना। सोप फॉर्म क्या होती है कि इसी फॉर्म का रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। ये यहाँ पर हम तीनों वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से कुछ वेरिएबल्स को गायब कर दें, मतलब कि हर टर्म में हर वेरिएबल प्रेजेंट ना हो, कुछ वेरिएबल गायब हो, तो रिड्यूस्ड फॉर्म हो जाती है, और हम रिड्यूस्ड फॉर्म को बोल सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन अगर सिंप्लीफाइड चीज़ है तो वो होती है सम ऑफ मिन टर्म्स। ये टर्म्स को आपने याद रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब हमारा आता है सेकंड केस, जब हम पूरे के पूरे सिस्टम को 0 यानी कि f जब कम्प्लीटली 0 प्रोड्यूस करेगा पूरा का पूरा सिस्टम, तो हम लोग
कैसे करेंगे, जैसे सम ऑफ मिनटर्म्स था जब हम 1 प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। तो हमारी ये जो 4 टर्म्स आएंगी, क्योंकि 4 ही फाइनली हमारा फंक्शन यहाँ पर 0 कर रहा था, 1 0 2 0 3 0 4 0, तो हमारा जो फंक्शन है वो 4 ही 0 कर रहा है, तो 4 ही टर्म्स होंगी यहाँ पर। ठीक है, अब की बार हम इनको एंड प्लस से नहीं जोड़ेंगे, इनके बार हम इनको डॉट से जोड़ेंगे, और ये डॉट क्या है, एंड। ठीक है, एंड क्या है, एंड गेट बता देती हूँ। 1 0 1 1, ठीक है, 0 0 0 1, राइट। ये एंड है कि अगर दोनों इनपुट्स में से कोई भी 0 होगा तो हमारा फाइनल जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। 1 कब होगा, जब दोनों 1 होंगे। तो इट मीन्स ये सारे के सारे फंक्शंस में से, सारे के सारे टर्म्स में से अगर कोई भी जो फाइनल फंक्शन है वो 0 ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आप इन इंडिविजुअल टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म्स। पिछली बार हम इनको मिन टर्म्स बोल रहे थे, बट इन द केस ऑफ 0 आउटपुट हम लोग इनको मैक्स टर्म्स बोलेंगे, और इस कंप्लीट फंक्शन को हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, क्योंकि हम फाइनली अब यहाँ पे इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्स टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय ऑरिंग ऑल द वेरिएबल्स इन सच अ वे। अब देखो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक ब्रैकेट में इनटू यूज कर रहे थे और बिटवीन 2 ब्रैकेट्स हम प्लस यूज कर रहे थे, बट यहाँ डिफरेंस है, यहाँ एक ब्रैकेट में हम लोग प्लस यूज कर रहे हैं और दोनों ब्रैकेट्स के बीच में एंड यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन और एक और चीज़ है यहाँ पर अगर हम 0 रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब x की वैल्यू अगर 0 है तो वो यहाँ x रहेगा, और अगर x की वैल्यू 1 है तो अब वो x कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग f फंक्शन अपना पूरा का पूरा डिफाइन कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये है 0 0 1, ये है 1 0 0। आप देख सकते हो सबसे पहला हमारा 0 0 0 1 पे मिलेगा। देखिए सबसे पहला जो हमारा 0 है वो हमें 0 0 1 पे मिल रहा है, फिर 0 मिल रहा है हमें 1 0 0 पे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने अपना पूरा फंक्शन देख लिया है। यहाँ पे ये है 1 1 0, ये है 1 0 0, सॉरी ये है हमारा, यस यहाँ पर ये फाइनल हमारा 1 1 1 होना चाहिए। यस, जो नेक्स्ट हमारा 0 है वो 1 1 1 होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरे बाहर हैं, बाय मिस्टेक YZ लिखा गया है, 1 1 1 है ये। ठीक है, तो फाइनली हम अपने f को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वाला कैपिटल अगर हम MJ ले रहे हैं तो इट मीन्स वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा, और उसका सिंबल होता है पाई। तो 1 4 6 7 ये वाला। तो आपको याद रखना है कि अगर हमारा एग्जाम में पाई दिखा रहा है तो वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, और अगर सिग्मा दिखा रहा है तो वो है सम ऑफ मिन टर्म्स। ये आपको चीज़ माइंड में लर्न करनी है, राइट। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अगर हम सिंप्लीफाइड चीज़ों की बात करें, मतलब कि अगर सारे के सारे वेरिएबल्स हमारे हर टर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के, कि मतलब MJ इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ MJ, और इस पे अगर कॉम्प्लीमेंट लगाए तो वो कैपिटल वाले के इक्वल होता है। तो चलो यहाँ पे एक प्रूफ देख लेते हैं। अगर हम M0 को एक ये वाला वैल्यू ले लेते हैं, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या होगा, पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा। और डी मॉर्गन्स लॉ हमें क्या कहती है कि ब्रेक द चेन एंड चेंज द साइन, ये वाला बोलते हैं। हम इनको इस चेन को ब्रेक कर देंगे और ये बीच वाले साइन को चेंज कर देंगे, तो ये फाइनली हमारा क्या आएगा, x कॉम्प्लीमेंट प्लस y डबल कॉम्प्लीमेंट z डबल कॉम्प्लीमेंट, और जब डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हमारा होता है कैपिटल M0। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, बट ये सिर्फ अनसिम्प्लीफाइड टर्म्स में, यानी कि सारे के सारे वेरिएबल हमारे प्रेजेंट होंगे तभी। लेकिन अगर हम रिड्यूस्ड फॉर्म की बात करें तो रिड्यूस्ड फॉर्म में ये कॉम्प्लीमेंट वाली चीज़ वर्क नहीं करती है। ठीक है, चलिए अब कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है। तो जो भी हमने अभी तक काम किया है ना, जितना भी हमने एक टर्म में सारे के सारे वेरिएबल की बात की है, ऑल वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, तो उस फॉर्म को ही हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, जो अभी हमने अनसिम्प्लीफाइड फॉर्म की है। अगर हम रिड्यूस्ड फॉर्म की बात करें तो नहीं, उसको कैनोनिकल नहीं बोलेंगे, और रिड्यूस्ड फॉर्म को हम बेसिकली SOP और POS की फॉर्म में जानते हैं। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन इन कैनोनिकल सम ऑफ मिन टर्म्स, मतलब ये रिड्यूस्ड फॉर्म दी हुई है आपको, इसको आपको कैनोनिकल में करना है, यानी कि हर टर्म में एक्स वाई जेड की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो x के साथ अगर हम एज्यूम कर लें कि इंटू वन है, क्योंकि इंटू वन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसके साथ भी अगर हम एज्यूम कर लें कि इंटू वन है, तो हम इसको कैसे वो कर सकते हैं, कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। देखिए, वन को हमने कर लिया y प्लस वाई जेड, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अब बस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, ये वाला ब्रैकेट इस तरह से ही, और अब इनको ऐसे कर दो। तो फाइनली आपको मतलब हर टर्म में तीनों वेरिएबल होने चाहिए। अब ये ओके हो गए हैं, इनको बस z के साथ कर दो मल्टीप्लाई, एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, और एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। देख लो, अगर कोई टर्म अगर डुप्लीकेट हो रही है तो उसको एक ही बार लिखना है, एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट दो बार है तो इसको एक बार हटा दो। ठीक है, अब हमारी ये फाइनली हमारी टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी हैं यहाँ लिख देती हूँ मैं, M2 M4 M5 M6 प्लस M7, ये वाली टर्म्स हमारी फाइनली आ गई हैं। और हम इसको फंक्शन को और किस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा 2 4 5 6 7, तो ये हमारा कैनोनिकल फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्जन बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म्स। अगर हमें सिग्मा दिया हो और हमें पाई बनाना हो, मतलब कि अगर वन फंक्शन के अकॉर्डिंग काम दिया हो, उसको हमें जीरो फंक्शन के अकॉर्डिंग बनाना हो, और या फिर डायरेक्टली हम ये बोलें कि हमें सिग्मा दिया हो, तो हमारे पास दो स्टेप्स हैं, इंटरचेंज न सिंबल, सिंपली तो हमें क्या करना है, इससे पहले ये बना देना है। ठीक है, और मिसिंग नंबर्स लिख लेते हैं, यानी कि अगर 0 2 है और हमारा ये चीज़ जा रही है 0 1 2 3, क्योंकि 4 ही इनपुट्स हैं तो 4 ही पॉसिबल आउटपुट्स हो सकते हैं। तो 0 और 2 अगर हमें मैक्स टर्म में मिन टर्म्स में मिल रहा है, तो ये दोनों हमें मैक्स टर्म में मिलेंगे। तो मिसिंग नंबर कौन से हो गए, 1 और 3। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, अगर 8 पॉसिबल इनपुट्स की और ये हमें रिटर्न कर रहा है, सपोज़ ये रिटर्न कर रहा है, तो अगर इसको मुझे पाई वाली उसमें फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 3 4 5। ठीक है, और एक और होगा 6। तो मिसिंग नंबर लिखना है और चेंज करना है साइन को, राइट। चलिए, अब एक और क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन इन कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। तो सिंपल वही, हमें इसको फिर से कैनोनिकल में चेंज करना है, यानी कि हर टर्म में एक्स वाई जेड होना ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब प्लस है बीच में, तो अब की बार हम 0 एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, 1 नहीं कर सकते, ये एंड और आपको और में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस से चीज़ें आ जाएंगी बहुत अच्छे से। अब x कॉम्प्लीमेंट की जगह 0 को हम y कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस इनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आप सबके साथ दे दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, और इधर से आप x प्लस वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देख लो कोई टर्म वो हो रही है क्या, रिपीट हो रही है क्या। तो ये फाइनली हमारी क्या चीज़ें बन रही हैं, देखें एक बार, ये हो जाएगा m, फाइनली जो हमारा वैल्यू आएगा M5 प्लस M
7 प्लस M2 प्लस M6। ये ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर हमें देखना होगा एक बार, ये z है, यस यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो z है, वो यहाँ z कॉम्प्लीमेंट मैंने लिखा हुआ है, ये z कॉम्प्लीमेंट नहीं है, z है सिंपल। उसके अकॉर्डिंग हमारी ये टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो आंसर है हमारा पाई 2 5 6 7, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द मिन टर्म एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन। ओके, हमें इसका मिन टर्म एक्सप्रेशन लिखना है। अगेन हर टर्म में पी क्यू आर प्रेजेंट होना चाहिए, तो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं आपकी बार। तो पी क्यू यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इन टू में 1 हम अज्यूम कर सकते हैं, तो मैंने सिंपली लिख लेती हूँ आर प्लस आर कॉम्प्लीमेंट, पी प्लस पी कॉम्प्लीमेंट, क्यू आर कॉम्प्लीमेंट, पी आर कॉम्प्लीमेंट, क्यू प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट, पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी कॉम्प्लीमेंट क्यू आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी क्यू को पहले लिख लेते हैं, पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट, पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखो भाई कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट ये रिपीट हो रहा है, एक ये 2 बार हो रहा है, बल्कि एक को काट दो। ठीक है, तो अब हमारी जो टर्म्स आ जाएंगी वो हो जाएंगी, ये होता है M7, ये होता है 0 1 0, M2 ये होता है 1 1 0 यानी कि M6, ये होता है 1 0 0 यानी कि M4। तो 2 4 6 7, 2 4 6 7 ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आती है हमारी बूलियन अलजेब्रा, यानी कि बेसिक हमने बूलियन फंक्शंस का देख लिया है। कुछ और क्वेश्चंस जो होंगे अच्छे वाले वो भी हम लेके आएंगे, बेसिक हमारा क्लियर है। अब बूलियन अलजेब्रा क्या होता है कि इन सब के ऊपर अगर हम कुछ रूल्स की बात करें तो वो लॉज क्या होती हैं। ठीक है, कि कुछ लॉज हमारी प्री डिफाइंड है कि अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो उसका मतलब ये होगा, लाइकवाइज उनके कुछ नाम भी होते हैं लॉज के। तो कभी कभी हमारा स्मॉल क्वेश्चन में ये नाम मतलब नेम वाइज भी लॉज आ जाती हैं, तो आपको कुछ हद तक इनको लर्न भी करना होगा। ठीक है, तो फॉर द सेट ऑफ एलिमेंट्स 0 1, मतलब कि 0 1 पॉसिबल कोई सेट ऑफ इनपुट्स है, तो एंड और नॉट ऑपरेशन कैसे डिफाइन किए जाते हैं। मैंने आपको एंड ऑपरेशन अभी बताया था क्या होता है। ये 4 पॉसिबल इनपुट्स हैं और अगर 3 मतलब दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तो वो 0 प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज 1 प्रोड्यूस करेगा। तो ये आप देख लीजिए, a डॉट ए इज इक्वल्स टू a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 0, a डॉट 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड a डॉट 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये वाला जो है लर्न ऐसे क्रैम नहीं करना है, आपको समझना है। जैसे सपोज अगर मैं इसकी बात करूँ, a डॉट 0 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे a की दोनों वैल्यू लेके चल लो, एक बार 0 के साथ और एक बार 1 के साथ, तो क्या आंसर आएगा। 0 को एंड करूँगी 0, मतलब दोनों में से दोनों ही इनपुट 0 है तो 0 आंसर आएगा। इन दोनों में से भी एक भी इनपुट 0 है तो 0 आंसर आएगा, इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। लर्न क्रैम नहीं करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 0 1 की वैल्यू जो है वो इन्होंने a से डिनोट कर दी कि a की वैल्यू 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, लेकिन साथ में अगर 0 है तो 0 ही आएगा, यहाँ पे साथ में अगर 1 है तो a आएगा। इस तरह से आप इनको समझ सकते हो। ठीक है, और ऑपरेशन क्या है, वही कि अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे a प्लस ए इज इक्वल्स टू ए। अब फिर से मैं अगर इसको देखूँ, a प्लस 0 इज इक्वल्स टू ए कैसे है, अगर मैं a की डिफरेंट वैल्यूज़ ले लूँ तो 0 प्लस 0 0, सिर्फ यही एक केस है जहाँ पे और हमारा 0 प्रोड्यूस करता है, अदरवाइज 1 प्रोड्यूस करता है। तो 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, तो जो मेरा a है वही मेरा आउटपुट है, तो इसलिए मैंने आउटपुट को यहाँ पे a लिखा हुआ है। तो इसको क्रैम नहीं करना है, समझ के आपको एग्जाम में मतलब समझ के चीज़ों को आंसर देख सकते हो। और नॉट तो आपको पता ही है कि अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है क्या कि अगर सपोज कोई बड़ा आपको बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आपको उनमें प्रेसिडेंस कैसे अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपको पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, फिर नॉट ऑपरेशन को देखना है, फिर एंड को, फिर और को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे अगर आपने इसके अकॉर्डिंग नहीं किया तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, चलिए अब बेसिक थ्योरम्स देख लेते हैं क्या है। एनुलमेंट लॉ क्या कहती है, वही
सिंपल एंड और का है बात, जो अभी हमने पीछे गेट्स में देखा, तो आप ये समझ सकते हो, इनका नाम बस ध्यान रख लेना, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ यहाँ पर समझ सकते हो इजीली। आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या होती है, खुद को खुद से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, खुद को खुद से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर नीचे ये लिखा हुआ है जो आपको नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होती है कि अगर हमने किसी भी एक वेरिएबल को, उसके कॉम्प्लीमेंट को हम बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपल एक डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, और अगर और किया उसके साथ तो क्या वैल्यू आएगी। तो ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ। डबल नेगेशन लॉ या इन्वॉल्यूशन लॉ की अगर हम किसी वेरिएबल पे डबल नेगेशन लगा देते हैं तो वो उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही होता है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि अगर हम किसी एक्सप्रेशन पर कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब कि डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं, इस चेन को ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक द चेन एंड चेंज द साइन। ये इसका लाइन याद करनी है आपको, ब्रेक द चेन एंड चेंज द साइन। कभी जिंदगी में कभी डी मॉर्गन्स लॉ आपका गलत नहीं होगा, चेंज द साइन। तो ब्रेक द चेन करो, सबसे पहले ब्रेक किया हमने चेन को, दोनों को तोड़ दिया, दोनों की चेन को, और बीच में जो साइन है प्लस का उसको कर दो इनटू, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है डी मॉर्गन्स लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहती है, x प्लस एक्स वाई क्या होगा, x ही होगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से इस तरह से कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x। ये नाम के थ्रू याद करनी है, सॉल्व करना तो इजी है इनको। एसोसिएटिव लॉ क्या होती है, अगर मेरा x y z तीन वेरिएबल है, पैरेंथेसिस एक बार यहाँ लगी है तो इट मीन्स वो इक्वल होगा जब x y के मैं पैरेंथेसिस लगा दूंगी, राइट। और ऑपरेशन में भी वो इसी तरह से काम करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि अगर मैं x डॉट वाई प्लस जेड है, एक्स वाई मतलब इस x को इन सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इनके। लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको गिवन है a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b, तो ये इक्विवेलेंट बताना है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है। तो अभी हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होती है, देख लेते हैं। a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b, तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इसके साथ, इस टर्म के साथ, तो ये होगा a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट a प्लस बी, तो ये क्या होगा मेरा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस बी, तो इट मीन्स आंसर हो गया मेरा d, ठीक है। अब देखते हैं बूलियन फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू, अगर मेरा ये बूलियन फंक्शन मुझे गिवन है तो मेरा ये किसके इक्विवेलेंट होगा, लेट्स सी। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से हम इन दोनों टर्म्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल y को कॉमन लेते हैं, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से अगर हम y को कॉम्प्लीमेंट रखेंगे, कॉमन रखेंगे सॉरी, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, और x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट y, तो ये फाइनल जो एक्सप्रेशन बचेगा वो इस तरह से बचेगा, ठीक है। अगेन फिर हम लोग इसको जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कंबाइन करेंगे, x कॉम्प्लीमेंट प्लस y और y कॉम्प्लीमेंट प्लस y, ठीक है। तो अगेन ये फिर 1 के इक्विवेलेंट, और जो आपका रिजल्ट बचेगा वो होगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस y, तो आंसर हो जाएगा ये d, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बूलियन एक्सप्रेशन x फंक्शन है कोई पी क्यू आर का, और वो पाई 0,5 से दिया हुआ है, इज टू बी रियलाइज यूजिंग ओनली 2 इनपुट गेट्स विच आर दीज गेट्स, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम कौन कौन से गेट्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने गेट्स के थ्रू जो है अभी वो नहीं किया है, तो लेट्स सी हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले हमें पाई 0,5 को एक बार ओपन करना पड़ेगा, तो पाई 0,5 है, तो 0 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, आपका p प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, क्योंकि 0 फॉर्म है तो 0 में हम अनकॉम्प्लीमेंटेड लेते हैं, और 5 को हम किस तरह से ले सकते हैं, p कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू प्लस आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अगर q को कॉमन ले लें तो बचेगा p प्लस आर यहाँ से, और p कॉम्प्लीमेंट प्लस आर कॉम्प्लीमेंट यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में ये है आपका राइट, यस, तो ये है आपका और गेट, और ये कंप्लीट बनाता है आपका एक्सॉर गेट,
राइट तो ये हम जब गेट्स पढ़ेंगे तो आपको एक्सप्रेशन डायरेक्टली याद हो जाएगा किस तरह से होगा। तो डी इसका आंसर है कि हमें एक और गेट चाहिए होगा और एक एक्सॉर गेट चाहिए होगा इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई आपको बुलियन एक्सप्रेशन दिया हो और गेट्स पूछ ले, है ना, तो आपस में ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, इफ़ पी क्यू आर बुलियन वेरिएबल्स देन, ये किसके इक्विवेलेंट है इसको देखते हैं अब हम, राइट। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप पी आर और ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशंस में से आप क्या करेंगे, क्यू कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लें। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट को आपने जब कॉमन लिया तो P इंटू पी कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट, पी क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस पी आर, तो यहाँ से ये चीज़ ज़ीरो हो जाती है, क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस ये बच जाता है। ठीक है, अब आप इसको अंदर इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। तो ये आपका सेम हो जाएगा, पी क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस पी कॉम्प्लीमेंट सॉरी पी क्यू कॉम्प्लीमेंट आर, और यहाँ से अगर आप पी क्यू कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर और बचता है फिर आपका ये पी क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, राइट। सिर्फ कॉमन लेना और जो हमने पीछे अभी लॉज पढ़े हैं बूलियन अलजेब्रा के, सिर्फ इन्हीं से आपको एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है तो आपका आंसर इजीली निकल जाता है, सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है, राइट। चलिए एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसका वैसे तो पहचान ये है कि एक टर्म आपकी विदाउट कॉम्प्लीमेंट है और बाकी जो टर्म्स हैं वहाँ पर सबके पास कॉम्प्लीमेंट 1 बाय 1 जा रहा है, एक बार ए के पास, बी के पास, सी के पास। तो इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, आप यहाँ पर खुद से, जैसे हम +1 अगर लिख दें इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और +1 को हम क्या लिख सकते हैं, सेम ABC प्लस ABC लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम कॉम्बिनेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन लेनी है चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले हम आउटर वाले से लेते हैं BC, A कॉम्प्लीमेंट प्लस A बचेगा हमारे पास। फिर सेकेंड वाले में से हम ले सकते हैं AC और हमारे पास यहाँ कॉम्प्लीमेंट बचेगा B कॉम्प्लीमेंट प्लस B। फिर हम ले सकते हैं AB, C कॉम्प्लीमेंट प्लस C बचेगा, ठीक है। तो अब ये कैंसिल हो जाते हैं हमारे, मतलब 1 हो जाते हैं। तो हमारे पास जो बचता है आंसर वो बचता है BC प्लस AC प्लस AB। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ अजम्पशन रख करके चलेंगे तो हमारा इजीली वर्क हो जाएगा। ऑल्दो एक और टेक्निक होती है के मैप की। के मैप बस हमें एग्जाम में थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। अगर आप के मैप में कंफर्टेबल है तो अल्टीमेटली हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी ट्राई आउट कर सकते हैं, जो भी चीज़ों में आप कंफर्टेबल हो, राइट। अब एक अलग से कॉन्सेप्ट आता है ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, ड्यूअल निकालना किसी भी एक्सप्रेशन का। तो इट इज़ यूज टू कन्वर्ट पॉजिटिव लॉजिक इनटू नेगेटिव लॉजिक एंड वाइस वर्सा। तो प्रोसीजर क्या है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आप क्या करो, एंड और गेट्स को जो भी मतलब प्लस और डॉट हैं उनको आप इंटरचेंज कर दो और जीरोज को वंस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन का 2 बार ड्यूअल निकाल देते हैं तो वो सेम एक्सप्रेशन रिटर्न करता है, ये चीज़ याद रखनी है। और सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन कौन से होते हैं कि फाइंडिंग द डुअल ओनली वंस गिव्स बैक द ओरिजिनल एक्सप्रेशन, राइट। तो एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर डुअल का कि किस तरह से हम बोल रहे हैं स्टेप्स को। AB प्लस A कॉम्प्लीमेंट C,
ठीक है, तो हमने क्या करना है, एंड और को जो है इंटरचेंज कर देना है। तो इन दोनों के बीच में अभी एंड है, तो हम क्या करें, इसके बीच में पहले और लगा दें, और ये और है तो एंड लगा दें, और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, बस ये करना है। और अगर यहाँ पे 0 और 1 होते, मतलब ए और बी इस तरह से वेरिएबल्स ना होते, 0 और 1 होते, तो 0 और 1 को भी हमें इंटरचेंज करना था, क्योंकि पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक में चेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये ड्यूअल प्रिंसिपल है। एंड वन इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो सिंपल है, हम डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू हम कॉम्प्लीमेंट किसी भी एक्सप्रेशन का निकालते हैं। कोई भी चीज़ दी हुई हो, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, यानी कि पूरे पे हम बार डाल दें और फिर हम उसको डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू सॉल्व करें। तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। प्रोसीजर क्या कहता है कि इंटरचेंज एंड और ऑपरेशंस, इंटरचेंज जीरोज एंड वंस, एंड कॉम्प्लीमेंट ईच लिटरल। कॉम्प्लीमेंट ईच लिटरल मतलब अगर कोई पहले से ही कॉम्प्लीमेंट है तो अगेन आपको उस पर कॉम्प्लीमेंट लगाना है, सो दैट कि वो विदाउट कॉम्प्लीमेंट बन जाए। ठीक है, तो ये है आपका कॉम्प्लीमेंट, कि अगर वर्ड्स में लिखा हो कि गिवन एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। राइट, तो गाइज ये है आपका सिंपल बूलियन एक्सप्रेशन, और उनके ऊपर जो हम लॉज लगा रहे हैं, यानी कि बूलियन अलजेब्रा। कल की क्लास में हम लॉजिक गेट्स को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे, और उनके ऊपर जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो and please share it to the maximum people. Thank you.